बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। जो प्रोग्राम है ये लाइव है, टाइम शॉर्ट है, इसलिए तमाम कॉलर से या व्यूवर से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब आप कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें या दूसरे रूम में आ जाएं और अपने जो सवाल है उसको इंतहाई मुख्तसर रखें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले सकें। जो लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उनका शुक्रिया, क्योंकि ये जो एक सिस्टम होता है कि इमिग्रेशन मैटर्स में जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन करते हैं, अगर आप ख़ुद करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आपके पास राइट है, आप कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर ये कर लें कि जिस वक्त आप कोई एप्लीकेशन करें उस वक्त के जो लेटेस्ट फॉर्म हो या उसी तरीके से जो लेटेस्ट उसकी फ़ीस हो या कोई अपडेट हो तो प्लीज़ आप मेक श्योर कर लिया करें, चेक कर लिया करें, ताकि अगर प्रोग्राम आज हमने कोई रिकॉर्ड हुआ है या सोशल मीडिया पे गया है तो ये ना हो कि आप 6 मंथ के बाद उसको सुनो और जो प्रोग्राम के मुताबिक किसी चीज़ को अगर फॉलो करोगे तो वो फिर अनफॉर्चुनेटली कोई नेगेटिव रिज़ल्ट आ सकता है। तो इसलिए तमाम कॉलर से हमारी ये दरख्वास्त होती है कि थैंक यू कि आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप मेक श्योर कर लिया करें कि जिस वक्त आप एप्लीकेशन कर रहे हैं या तो किसी से एडवाइस ले लें और या किसी वकील को या सॉलिसिटर को आप इंस्ट्रक्ट कर लें, लेकिन या अगर आप किसी दोस्त से हेल्प लेना चाहते हैं तो मेक श्योर कर लें कि उसको बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, या इवन आप ख़ुद भी करना चाहें, आपके पास राइट है कि अगर आप ख़ुद करना चाहें, लेकिन मेक श्योर कर लें कि आपको उसकी तमाम अंडरस्टैंडिंग हो गई है और आपने जो अप्रोप्रिएट फॉर्म है उसको शुरू किया है और साथ ही साथ जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है या जो रिक्वायरमेंट है उनको आप मीट कर रहे हो। तो लेते हैं जनाब आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर मेरा नाम कामरान है और इतना है मेरा के लिए जी क्वेश्चन ये है सर कि मेरा बेटा है, 3 साल उसकी एज है ठीक। और उसके पास सेटल स्टेटस है, इंडेफिनिट वीजा है उसके पास। बच्चे के पास सेटल स्टेटस है, ठीक। जी सर, बच्चे का स्टेटस है, इंडेफिनिट वीजा है उसके पास, 3 साल उसकी एज है और मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है राइट। और मेरी अपनी वाइफ के साथ सेपरेशन हो गई है। क्वेश्चन ये है कि वाइफ मेरी पाकिस्तान में ही है, वो यूके नहीं आई ठीक। और मेरी जो शादी है वो भी रजिस्टर्ड नहीं हुई भी। ओके। ठीक। क्वेश्चन ये है कि क्या जो मेरा बेटा है उस बिहाफ पे जो मेरी वाइफ है या उसकी वालदा है उसको यूके बुलाया जा सकता है? अगर बुलाया जा सकता है तो किस सूरत में बुलाया जा सकता है, किस लॉ के तहत? ठीक, थैंक यू। आपकी कॉल का शुक्रिया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है या कम से कम जो इसका प्रोसेस है इज़ नॉट अ सिंपल। नंबर वन, जो लोग भी यूके के अंदर आना चाहते हैं उनको इमिग्रेशन की किसी न किसी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। अब अगर आपका रिलेशनशिप होता तो आपके वो स्पाउस के तौर पे आती। अब बच्चे के पास इंडेफिनिट है तो बच्चा अपने किसी भी डिपेंडेंट को नहीं बुला सकता, क्योंकि वो खुद यहाँ पे सिर्फ उसके पास रेजिडेंस है फॉर परमानेंट, लेकिन वो यहाँ का ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है। नंबर वन। नंबर टू ये आता है कि सपोज़ करें अगर 1 ईयर्स के बाद 6 मंथ के बाद उसके पास नेशनलिटी अगर हो भी जाती है और वो यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट उसके पास आ जाता है, तो अब सेकंड सवाल ये आएगा कि अगर वो अपनी मदर को अप्लाई करना चाह रहा है तो किस कैटेगरी के तहत बना रहा है। नंबर थ्री ये है कि अगर आप ये कहते हो कि बच्चा क्योंकि ब्रिटिश है उसको अपने गार्डियन के तौर पे माँ की ज़रूरत है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि पहले वो साल से 2 साल से 6 महीने से पहले वो विदाउट हर हिज मदर वो यहाँ पे रह रहा है या हर मदर वो यहाँ पे रह रहा है, तो अब वो फ्यूचर में क्यों नहीं रह सकता। ये तीन जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये किस तरीके से आप इसको आंसर करते हो या इसके कैसे इस्टेब्लिश करते हो, ये आप पे मतलब मैं छोड़ता हूँ। पहली बात ये है क्योंकि आपकी अगर शादी यहाँ पे रजिस्टर हुई है या नहीं हुई है, अब दो सवाल आपसे आते हैं। क्या आपकी जस्ट फॉर द टाइम भी कोई नाराज़गी है या आपने सेपरेशन या अनफॉर्चुनेट डिवोर्स दे दी है? अगर तो डिवोर्स हो गई है तो फिर तो ये चैप्टर आपके स्पोर्ट्स वाला बिल्कुल स्टॉप हो गया, ख़त्म।
लेकिन अगर आप कहते हो कि मैंने बच्चे को बुला लिया लेकिन मदर को नहीं बुलाया, हम लोग थोड़े से नाराज़ हैं, ये कोई रीज़न है और अब मैं उसको स्पॉन्सर करने जा रहा हूँ, तो यस आपके पास राइट है, अंडर द स्पाउस वीज़ा आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सवाल ये आता है कि आप बच्चे के पास इंडेफिनिट है और बच्चे की बेस पे माँ अप्लाई कर सकती है, ऑफ कोर्स अंडर द ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन हो सकती थी अगर बच्चे के पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता और बच्चा अब्रॉड में होता, तो कहा जाता कि लो जी बच्चे की गार्डियनशिप के लिए या उसको साथ रहने के लिए उसका ज़रूरी है आना। लेकिन वो ऑलरेडी बच्चा यहाँ पे है, वो ऑलरेडी आपके साथ रह रहा है और वो अपनी माँ के बगैर यहाँ पे सेटल हो गया है, रह रहा है, किन हालात में है, किस सर्कमस्टांस में है, दिस इज टोटली डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन इसलिए आपको अगर कोई और जो चीज़ें हैं कोई डिस्कस करने वाली हों और ये सवाल आएगा कि आपकी सेपरेशन हो गई है, आप उनसे रिलेशनशिप रखना नहीं चाह रहे, दैन वाई यू आर बॉदरिंग फॉर हर एप्लीकेशंस। तो इसलिए मेरे ख्याल में आप अगर आप जो बच्चे की केयर के लिए ये फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड आप समझते हो कि दो के वी नो वांट टू लिव टुगेदर, लेकिन चलो बच्चे की माँ उसके पास आ जाए, तो मेरे ख्याल में उसको चाहिए कि वो किसी वकील से बात करे, अपनी जो तमाम इन्फॉर्मेशन वो शेयर करें, या आप कम अज़ कम देखें कि क्या आपने जो डोर हैं स्टिल ओपन रखे हैं कि आप रिकनसाइल कर सकते हैं। अगर नाराज़गी हुई है या आप उसको दोबारा समझते हो कि आप रिकनसाइल हो सकते हैं, आपका रिलेशनशिप दोबारा कम अज़ कम उसी तरीके से आप उसको एज ए स्पाउस स्पॉन्सर कर सकते हो, देयर इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन या डिफरेंट रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर नहीं है कि आप बच्चे के इंडेफिनिट की बेस पे माँ का वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो थ्रेशोल्ड है वो काफ़ी हाई होगा। मेरे लिए आई थिंक एडवाइस ये है कि आपके लिए कि आप किसी के साथ उनको बोलो कि फ़ोन पे बात करें या कोई डॉक्यूमेंट दिखा के बात करें या उनके बिहाफ पे को बंदा के किसी सोल्यूशन जाके मिले, ताकि एक प्रॉपर्ली तमाम केस को देखते हुए डिस्कस करते हुए कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी फरमाइए सर। मेरे भाई आप लाइव हैं, बोलें सवाल क्या आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप प्लीज़ स्पीकर बंद करें या फ़ोन पे बात करें अगर माइंड नहीं करते तो। जी उसके बाद फिंगरप्रिंट हुई और 23/11 को हुई। उसके बाद उसके वो जो बायोमेट्रिक होने के बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो बस वेट करो ऐसा बोल रहा है बस। और वो यूके में है या आउट ऑफ यूके है? यूके। थैंक यू। जो मेरे भाई एक तो आपकी आवाज़ साफ मुझे सुनाई नहीं दी। आप मेरे भाई टीवी पे आंसर सुने जी। देखिए मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज़ साफ सुनाई नहीं दी, लेकिन जो मुझे अंडरस्टैंड हुआ है आपने कहा कि आपके किसी फैमिली मेम्बर ने, बेटे ने या आपने खुद या किसी दोस्त ने एप्लीकेशन की है और उनके 23 नवंबर को उसके बायोमेट्रिक हो गए हैं, तो अभी वेट कर रहे हैं कितना टाइम लगेगा। देखिए नॉर्मल यूके के अंदर जो विद इन यूके कंट्री एप्लीकेशंस हैं, वो होम ऑफिस की जो गाइडेंस या पॉलिसी वो ये कहती है कि हम जितनी भी अंडर द इमिग्रेशन एप्लीकेशंस हैं उनको 6 मंथ के अंदर डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन कुछ एप्लीकेशन से पर लॉन्गर भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली जो एप्लीकेशन है मैंने देखा है कि 95 to 97% जो एप्लीकेशंस हैं वो 6 मंथ के अंदर अंदर अंडर द इमिग्रेशन रूल्स वाली तमाम एप्लीकेशन, वो बेशक इनिशियल एप्लीकेशन हो या उसकी एक्सटेंशन हो, तो वो डिसाइड हो रही है। या अगर आप लोगों ने फास्ट ट्रैक में डालना हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं, विच इज़ समथिंग अबाउट 800, और उसके बेस पे आपकी जो एप्लीकेशन 48 आवर्स में या 2 डेज़ में डिसाइड हो जाती है। लेकिन आपने नॉर्मल किया है, नवंबर में फिंगरप्रिंट हुए हैं, तो मेरे ख्याल में 6 मंथ काउंट करें और 6 मंथ तक आपको वेट करना चाहिए। वो फिंगरप्रिंट से लगा लें या एप्लीकेशन से लगा लें तो 6 मंथ तक आपको नॉर्मली वेट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई हम उसको रिक्वायर होएगा, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होएगी, तो आपको जो आपके वकील को वाया ईमेल आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं फोन कर रही हूँ, माय नीस एंड नेफ्यूज वो आए हैं पाकिस्तान से राइट टू बोर्ड में। ओके। तो वहाँ यहाँ यूके में रह रहे 2 साल हो गया, नेफ्यू को और नीस को हो गया तकरीबन, आई थिंक ये है 1 साल हो गया। तो राइट टू बोर्ड पे वो क्या करे, यूके का ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करन या उससे क्या बेस्ट तरीका है? बच्चों की एज क्या है उनकी? जी नेफ्यू का 24 का है, मुझे लगता है 23 और जो नीस है वो 21-22 की है।
और उनको भी राइट ऑफ बोर्ड पे आए हैं, और उनके पास क्या था, लीव कितनी देर की थी, 5 साल की? I think right over board and I don't know which right over board I think उनका 3 साल का लगा हुआ। ठीक। देखिए, 2 चीज़ें हैं, जिन बच्चों को भी, क्योंकि वो बच्चे हैं, माइनर हैं, उनको राइट टू बोर्ड मिला है वो 3 साल का, लेकिन होता ये है कि जब यूके में वो रहते हुए अपने 5 साल मुकम्मल करेंगे, फिर वो अपने इंडेफिनिटली क्वालिफाइड करेंगे। जो राइट टू इंटर होता है या राइट टू बोर्ड होता है, इन दोनों सूरतों में आपके पास राइट टू इंटर द यूके होता है, आप यूके में आ जाते हो, लेकिन इसके बाद आपने यूके में चेक कर लें कि उनकी लीव कब तक है। जब लीव एक्सपायर होने वाली होगी, उससे पहले आपने एक्सटेंशन अप्लाई करनी होगी, और जब यूके में इंटर हुए थे फ्रॉम दैट डेट से लेके जब 5 साल मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद वो इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे, और उसके बाद 1 साल के बाद नेशनलिटी की एप्लीकेशन होएगी। पहले ये 3 साल का लॉ था, 2012 जुलाई, जो 12 जुलाई 2012 में जब लॉ चेंज हुए हैं, जब सेटलमेंट 3 साल की बजाय 5 साल पे गई है, तो उस वक्त से लेके अब जो भी लोग ये अप्लाई करेंगे, जिनके पास राइट टू इंटर होएगा या राइट टू बोर्ड, वो दोनों सूरतों में उनको यूके के अंदर 5 साल मुकम्मल करने होंगे। लेकिन मेक श्योर करना, जो उनके पास लिमिटेड लीव है, जब वो ख़त्म हो रही होगी तो उससे के बाद आपने एक्सटेंशन लाजमी अप्लाई करनी है, ताकि आपके यूके के अंदर लीगल कॉन्टीन्यूस 5 साल मुकम्मल हो जाएँ, और उसके बाद आप इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मेरे ब्रदर थे, उनका 10 साल के फैमिली रूट पे 3-3 साल की डिस्क्रिप्शन पे उनको मिला था। ठीक। तो ये 12 में मिला था, तो ये 22 में कंप्लीट हो रहा है। ठीक। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फरवरी 22 जो डेट है 22 ही फरवरी ये डेट है, तो हमने उससे 1 महीने पहले वो नेशनल अप्लाई करनी है या फिर हमने जनवरी में करनी है? और दूसरा क्वेश्चन था कि इस दौरान हमने गाड़ी के लिए भी लोन लिया था, जो हम उनको कर रहे हैं, तो अब ये है कि उसका इससे कोई लिंक तो नहीं है, या जब हम उसमें फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें यानी कि क्वेश्चन आते हैं, तो उससे कोई केस से फर्क नहीं पड़ेगा? और ये भी बताना था कि वो बीमार यानी कि ये बेनिफिट ले रहे हैं, बीमार हैं, तो ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ओके, मुझे ये बताएं कि उनको वीज़ा कब मिला था, जनवरी में या फरवरी में? फरवरी 2012 में, और ख़त्म भी फरवरी 2012 में ही 22 में हो रहा है, राइट? हाँ जी। ठीक, थैंक यू मैडम। ओके, देखिए मैडम, लॉ ये कहता है कि अगर आपको कोई भी लीव मिली हो और उसके बाद जब इंडेफिनिट पे जाते हो, तो जो कि सर्टेन टाइम है वो पूरा करने के बाद आप अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आपका जो स्टार्ट टाइम और जो आपका जो वीज़ा एक्सपायर डेट है वो जैसे 10 साल वाली अगर सेम आ रही हो, तो आपके पास राइट है कि आप 28 डेज़ पहले अप्लाई कर लें। लेकिन अगर आपके लेट से 20 दिन पहले आपके 10 साल पूरे हो रहे हों, तो फिर मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि जिस दिन 10 साल पूरे हो जाएं, उससे नेक्स्ट डे आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। चलो मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। अगर तो आपके बेटे को, जो अब नेफ्यू का बोला है, अगर तो उसको वीज़ा मिला था जनवरी 2012 में और उसके पास अभी वीज़ा है फरवरी 22 तक, तो जिस दिन उसको वीज़ा मिला था जनवरी 2012 में, उस डेट को जब 10 साल पूरे हो जाएं इस जनवरी में, उसके बाद अप्लाई करना। लेकिन अगर उसको वीज़ा ही 22 फरवरी या 20 फरवरी 2012 में मिला था और अब जो उसका एक्सपायर वीज़ा हो रहा है वो भी 22 को ही हो रहा है, तो फिर आपके पास राइट है कि 28 डेज़ बिफोर द एक्सपायर, जो कि 25 जनवरी के बाद बनेगी, आपके पास राइट है जब मर्ज़ी 25 जनवरी के बाद जब मर्ज़ी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये बड़ा कॉमन सा प्रिंसिपल है। अगर आपके जो रिक्वायर्ड टाइम है फॉर इंडेफिनिट वो पहले पूरा हो और आपकी लीव अभी बाकी हो, तो फिर आप उस बेस पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर वीज़ा एक्सपायर हो रहा हो तो फिर आपके पास 20 डेज़ वाली ऑप्शन होती है। इसकी एक और मिसाल देते हैं। अगर आपके पास वीज़ा जो है वो फरवरी में स्टार्ट हुआ था 2012 में, और अब जो वीज़ा मिला है वो आखिरी उसकी वो ख़त्म हो रहा है जाके जून जुलाई दिस ईयर, तो आपके बेटे या नेफ़ी के पास राइट है कि जो फरवरी की डेट में जब 10 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसको मार्च जून तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो फरवरी में ही अप्लाई कर सकता है। दूसरा सवाल आपका ये था
कि अगर उनको बेनिफिट ले रहे हैं, बेनिफिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको राइट था, राइट लिया था गवर्नमेंट से, तब आप बेनिफिट ले रहे थे। थर्ड, आपने लोन लिया, लोन से कोई इशू नहीं है, इन्फॉर्म कर दें लोन लिया है। जब तक आपके ख़िलाफ़ कोई काउंटी कोर्ट जजमेंट या CCJ नहीं आता या किसी किस्म का डिफ़ॉल्ट का ऑर्डर नहीं है तो आपको इंडेफिनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बल्कि अल्लाह ना करे अगर हो तो तभी इशू नहीं आता। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी जब आपको नेशनलिटी की एप्लीकेशन होएगी। बट एनीवे आपके पास राइट है, आप इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर दें एज़ फार आज उसकी अगर एज 18 साल से अबव है और 65 से कम है और उसने फिर लाइफ इन UK B1 लाजमी पास करना है और उसको यहाँ पे इंडेफिनिट ग्रांट हो जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, से स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक, लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। जी सलामुअलैकुम जी, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि मैं एक डॉक्टर हूँ, पाकिस्तान से किया था वीज़ा मैंने 2014 UK के लिए, ठीक। और लैब टेस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो मैं 2014 में आई थी जनवरी में, और मैंने अप्लाई किया था विजिट वीज़ा। तो 3 वीक्स का लिखा था मैंने कि मैं 3 वीक्स स्टे करूंगी, ठीक। और समहाउ मैं एग्जाम देने के लिए रुक गई। तो मैंने एक्चुअली स्टे किया 4 मंथ्स, वो विजिट मुझे 6 मंथ्स के लिए मिला था। ठीक। मैंने अपनी वैलिडिटी से ऊपर ओवर स्टे नहीं किया, ठीक है। ठीक। उसके बाद मैंने 2 साल बाद दोबारा अपनी कजन की शादी के लिए अप्लाई किया था। तो उन्होंने ये कह के रिफ्यूज कर दिया था कि आपने लास्ट टाइम जब आपने वीजा आपने अप्लाई किया था तो वी हैव सीन इन आवर रिकॉर्ड्स कि आपने ओवरस्टे किया है, जो कि मैंने ओवरस्टे नहीं किया था। एक्चुअली जितना मैंने एप्लीकेशन में लिखा था उससे ज्यादा किया था, बट टोटल वैलिडिटी के अंदर ही था। ठीक है। और एक ये चीज उससे एक दफा दोबारा अप्लाई किया था तो दोनों बार रिफ्यूज हुआ। उससे पहले मुझे ये 3-4 दफा UK आई थी, लेकिन ये उसके बाद मेरे फिर दोबारा मैंने कभी ये अप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब मैं आयरलैंड में हूँ, मैं लीगली रेजिडेंट हूँ यहाँ पे और यहाँ पर काम करती हूँ। मैं ये पूछना ये चाह रही थी कि क्या चांसेस हैं अगर मैं यहाँ से विजिट वीजा अप्लाई करूँ इन फ्यूचर, तो क्या मुझे वो दोबारा 2014 की एक्सप्लेनेशन देनी होगी? तो ये, और सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे मतलब सिटीजनशिप ले लेती हूँ आयरलैंड की, तो उसमें UK की सिटीजनशिप को कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितने साल रहना होगा UK, या और अब आपके पास मैडम आयरलैंड में कौन सा वीज़ा आपके पास है वहाँ पे? आयरलैंड का अभी नहीं है सिटीजनशिप, आयरलैंड का वर्क वीजा है मेरे पास। ठीक। एज ए डॉक्टर? एज ए डॉक्टर, बिल्कुल। ओके। और आपने प्लैब 1 और 2 पास कर लिए? प्लैब 1 किया था मैंने 2014, और प्लैब 2 के लिए मैंने अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, मतलब नहीं दिया फिर प्लैब 2 के लिए। तो वो प्लैब 1 भी अब वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब अगर मैं प्लैब 1 देना भी चाहूँ तो अब उसकी एलिजिबिलिटी वैसे ही है मेरे पास, मतलब मुझे देने की जरूरत नहीं है। ठीक। चलो डॉक्टर साहब, सबसे पहला ये सवाल ये है कि आप जब भी अगर UK में आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर पहले रिफ्यूज़ हुआ था, आई अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लॉ ये कहता है कि जब आप कभी भी UK के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करते हैं कि आपका इंटेंशन ऑफ डे ऑफ अराइवल या डेट ऑफ फ्लाइट कब है और फॉर हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टे इन द UK। वो एप्लीकेशन को इतना ज़्यादा पहले बॉदर नहीं करते थे, लेकिन अब ख़ास पे देखा गया है कि लास्ट 4-5 ईयर्स में ये बड़ा काउंट करते हैं कि आपने एप्लीकेशन में अपनी इंटेंशन शो की थी कि यू जस्ट वांट टू गो टू द UK जस्ट फॉर द 15 डेज़ टू 1 मंथ। अगर आप उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो या बहुत ज़्यादा, तो फिर सम टाइम फ्यूचर एप्लीकेशन में वो उस बात को रेज़ करते हैं। आपके केस में भी यही हुआ, लेकिन अच्छा होता कि जब आपने सेकंड टाइम अप्लाई किया था आप उसमें एक प्रॉपर डिटेल्स लेटर लिखते कि मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, मैंने प्लैब का एग्ज़ाम दिया था, मैं प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे स्टे कर लिया था। दो के मेंशन इन माय एप्लीकेशन वांट टू स्टे जस्ट 15 days बट आई स्टे मोर देन 4 months। इट नो मीन्स आई बीन ओवर स्टेड, आई जस्ट केम बैक विद एन ऑथोराइज टाइम। तो मेरी कहीं पे भी मैंने जो ब्रीच है, जो उसकी जो बेसिक है जनरल प्रिंसिपल है, उसको मैंने ब्रीच नहीं किया। दो कि मेरी इंटेंशन 15 days की थी और मैंने वहाँ पे 120 days स्टे किया, तो ये मैंने कोई ब्रीच नहीं किया था। ये आपको अच्छा होता कि आप उस वक्त आप एक्सप्लेन कर देती। लेकिन चलो, अभी भी आप जब भी वीज़ा अप्लाई करना तो मेक श्योर करना कि जो दोनों रिफ्यूज़ल्स हैं आपने उनको मेक श्योर करना लाजमी तौर पे अपने कवरिंग लेटर में
या जब फॉर्म के आखिरी पेज पे लिखा है कि डू यू वांट टू बी ऐड समथिंग और डू यू वांट टू इन्फॉर्म अस एनी इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पे आप टाइप कर सकती हो कि आई मेड द एप्लीकेशन इन 2012 and then subsequently make on 2014 the both application was refused due to ABC, but the fact of the matter was जो भी आपके थे कि क्यों आपने स्टे किया, वो तमाम तफसील से जितना लंबा लिखोगे और लंबा मीन जितना डिटेल से उसको बताओगे, उतना ही एक इमिग्रेशन ऑफिसर को कंफर्टेबली डिसीजन लेने में आसानी होएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपका ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपने उस वक्त अप्लाई करना जब आयरिश पासपोर्ट आपके पास आ जाए या उसके पास आपके पास वहाँ पे सेटलमेंट मिल जाए। आप ड्यूरिंग योर वर्क परमिट आप अप्लाई कर सकती हैं। जब पहले आपने पाकिस्तान से किया था उस वक्त आपका सिनेरियो डिफरेंट था, अब आपके जो सर्कमस्टांसिस है वो चेंज हो गए। अब एक स्टेप मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो शायद नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स हकीकत यही है कि आप भी कम से कम एक स्टेप और आगे आ गई हो कि आप आयरलैंड में हो, उनको पता है कि यहाँ पे सेटल्ड है, और अगर ये यूके में आती हैं तो इसका कोई मकसद यहाँ पे सेटल यहाँ पे नहीं है ओवरस्टे होने का या इलीगल या विदाउट वीज़ा रहने का। और डेफिनेटली इनकी सोशल, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल आयरलैंड के अंदर टाइज डेवलप हो गई हैं और इस मैडम ने वापस चले जाना है। अगर ये चीज़ें आप तमाम एक्सप्लेन करें, जॉब के डॉक्यूमेंट साथ लगाएं, जो आप वहाँ पे रह रही हैं, जो आपके तमाम फैमिली टाइज़ हैं वो बताएं, जो आपकी जॉब की कमिटमेंट्स हैं वो बताएं, तो मेरे नहीं ख्याल कि आपके एप्लीकेशन को किसी किस्म में रिफ्यूज़ करना चाहिए। लेकिन मेक श्योर करना कि आपने दोनों रिफ्यूज़ल की जस्टिफिकेशन लाजमी देनी है और उसकी रीज़न बताने कि आपने ओवरसाइट किया है या ओवरलुक किया है, मैंने अप्लाई किया था एप्लीकेशन में, लेकिन जो हकीकत वो ये थी कि मुझे रुकना पड़ा ड्यू टू माई प्रिपरेशंस, तो मुझे लगता नहीं कि प्रॉब्लम पैदा करेगा। अब जो सेकंड सवाल था कि अगर आप आयरलैंड में ड्यूरिंग द वर्क परमिट या आफ्टर द वर्क परमिट जब सेटलमेंट मिल जाती, क्या पोजीशन है यूके में सेटल होने की। अगर तो आपकी ये इंटेंशन है कि आपने यूके ही विल बी योर परमानेंट कंट्री इन फ्यूचर, तो उसके लिए फिर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यूके के अंदर इस वक्त जो लेटेस्ट जो फिगर बता रही हैं, स्टेटस बता रहे हैं, वो ये कहते हैं कि कम अज़ कम 3000 प्लस डॉक्टर की शॉर्टेज है और 17,000 नर्सिस या केयर की यहाँ पे शॉर्टेज चल रही है। तो मेरे ख्याल में ये जो डॉक्टर्स की जो जॉब्स है ये शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर नहीं है तो कम से कम रिक्वायरमेंट है बहुत सारी। तो आपके पास राइट है, अगर आप समझती हो कि आपको ऑन द बेस ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस जो आप एज ए डॉक्टर काम कर रही हो या केयर काम कर रही हो या इन NHS या जो भी वहाँ पे एजेंसी काम कर रही हैं, आप समझती हो कि उनकी आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको प्लैप 1 की अगर एग्जाम्पशन मिल रही है और आप प्लैप 2 डायरेक्ट कर सकती हैं, तो बिल्कुल आप बुक करें, आप यहाँ करें। और मेरे ख्याल में आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है अगर उसकी बेस के ऊपर आप जब NHS में जॉब अप्लाई करें, अगर आपको जॉब मिलती है तो आपको ये ज़्यादा अच्छा होएगा कि बजाय पहले आप वहाँ पे सेटल हों, वहाँ पे आयरिश पासपोर्ट लें और फिर वहाँ से मूव करें, एंड इट कुड बी टेक्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स। तो मेरे ख्याल में अगर आप अभी भी करना चाहते हो तो राइट है कि आप इसमें वर्कआउट करें। हमसे हेल्प चाहिए तो मोर देन वेलकम, आपको हेल्प करने को तैयार है। लेकिन क्योंकि NHS को भी डिमांड है, स्पेशल NHS के अंदर फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट में, वो लेबॉर्ट्रियंस हो, उसके मेरे ख्याल उसके बाद नर्सिंग है, केयरिंग है, डॉक्टर्स के लिए तमाम फील्ड्स के अंदर इनकी डिमांड है और शॉर्टेज है। और इनको मेरे ख्याल में आपको अगर आपका इंटेंशन यूके में आने की है तो इमीडिएटली शुड टेक एक्शन, अप्लाई करें, गेट द स्पॉन्सर लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट, ताकि किसी किस्म का आपको जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ईजीली यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। जी। वालेकुम अस्सलाम जी। रियाज साहब, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। मेरे पास प्राइवेट फैमिली का वीजा है 10 रूट वाला, 10 ईयर रूट वाला। तो 10 ईयर, मेरी ठीक, पहली फर्स्ट एक्सटेंशन आ रही है अप्रैल में। ठीक। तो एक तो मैंने पूछना था कि इसमें अंदाजन कितना टाइम लगता है, और दूसरा मैं पूछना था अगर मैं फी वेवर अप्लाई करता हूँ, अगर वो एक्सेप्ट होती है या अगर नहीं भी होती, तो क्या मैं इन दोनों सूरतों में विंडो में जा सकता हूँ, विंडो पे जा सके नहीं जा सकता? ठीक, बस यही 2 क्वेश्चन है प्लीज। आपके सेकंड सवाल का पहले आंसर करता हूँ। पहली बात तो ये है कि विंडो पे जाने के लिए आपको 800 पाउंड एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, और वो कहेंगे कि आपके पास फीस देने के पैसे नहीं हैं, एक्स्ट्रा के पैसे आपके पास कहाँ से आ गए। ये ऑटोमेटिकली अनफॉर्चुनेटली अदर वे राउंड हो जाएगा। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आप फीस माफ़ी अप्लाई करो और आप सेम डे पे चले जाओ, नो वे।
नंबर 2, अगर आपने मेन एप्लीकेशन करनी, आप कहते हो कि हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन इतनी वीक है, आपको अपने 6 मंथ और 1 ईयर्स के तमाम बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेंगी और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपके फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके इनकम क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं और आप क्यों होम ऑफ की फ़ीस पे नहीं कर सकते। और अगर आप के हालात अल्लाह ना करे कोई ऐसे हैं कि आप मेंटेन नहीं कर सकते, तो फिर उस वक्त वो कंसिडर करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को, अगर आपने फ़ीस वेवर की एप्लीकेशन करनी है तो फिर वीज़ा एक्सपायर होने से तकरीबन 3 महीने पहले आपको काम स्टार्ट कर देना चाहिए, अबाउट 2 to 3 मंथ पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उस एप्लीकेशन को कंसिडर करने में वो कम से कम 6 to 8 वीक लगा रहे हैं। और जब वो आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो आपको एक बार कोड मिलता है, रेफरेंस नंबर, जो कि कम से कम 10 डेज़ के लिए वैलिड होता है और आप अपना वीज़ा एक्सपायर होने से 28 डेज़ पहले एप्लीकेशन कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप अभी स्टार्ट करोगे और 6 वीक में अगर आपका डिसीजन आता है बाय द टाइम ऑफ एंड ऑफ फरवरी और मार्च में आपको लेटर मिलता है कि जी आपकी फ़ी वेवर एक्सेप्ट हो गई है, तो आपके मार्च में या फरवरी में या अप्रैल में जब वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो आपका बेस्ट टाइम होएगा कि आप हर चीज़ों को कोलैबोरेट कर जाओगे। लेकिन अगर आपका लेट करोगे तो शायद फिर एनीवे अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग होगी फ़ी वेवर की, अगर वीज़ा ख़त्म हो भी जाए तब भी वो उसको कंसिडर करते हैं कि आपकी जो 3C है वो लाइव है और आपको लीगल कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन आइडियली 3 महीने पहले आपको एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसलिए अगर आपने प्रायोरिटी पे फ़ीस अप्लाई करनी है तो आपका प्रायोरिटी वाला ऑप्शन आपके पास नहीं होएगा, डिसाइड आप कर लें। या अगर आपको ज़रूरी है कि नहीं आपने प्रायोरिटी पे ही जाना है, फिर आप अपनी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल बॉदर ना करें। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। जी माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो काफ़ी मतलब दी है। बहुत शुक्रिया। आप सवाल पूछना सी कि मेरे 10 साल ਜਿਹੜੇ ਨੇ पूरे हो रहे ਨੇ जून ਵਿੱਚ। ठीक। तो मैं अपना फैमिली ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ इंडेफिनिट ठीक ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, प्लीज़ ज़्यादा ਦੱਸ ਦਿਓ। राइट। जो अगर आपने यहाँ पे यूके में लीगली 10 साल पूरे कर लिए हैं तो अब आप अपनी नेशनलिटी नहीं अप्लाई करोगे, आप अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करोगे ऑन द बेस ऑफ 10 ईयर्स लीगल स्टेटस इन द यूके। और जो इंडेफिनिट की एप्लीकेशन है वो शायद आई थिंक 2300 पाउंड है, 2300 है, इसके अराउंड 2300 कुछ फ़ीस है आपकी बनती, या 2306 पाउंड है शायद, वो चेक कर लेना जब आपने अप्लाई करना होगा। तो उस वक्त ऑटोमेटिक जब फॉर्म फिल करोगे तो एंड पे आएगा कि आपकी फ़ीस कितनी है, लेकिन समथिंग अबाउट 2300 है ईच पर्सन की। अब क्या है कि जब आप 10 साल पूरे कर रहे होएगे तो आपको इंडेफिनिट अप्लाई करोगे और उसके 1 साल के बाद नेशनलिटी की एप्लीकेशन होएगी। जो नेशनलिटी की एप्लीकेशन की फ़ीस है वो समथिंग 1300 पाउंड्स है। तो इसलिए अभी आप फोकस करें इंडेफिनिट के ऊपर और उसकी जो फ़ीस है वो 2300 पाउंड है। 10 साल पूरे करते हुए अपने अप्लाई करना है। जो बच्चे या फैमिली मेम्बर आपके 18 साल से बड़े हैं और 65 से कम हैं उनको लाइफ इन यूके एंड B1 पास करना होएगा और साथ डॉक्यूमेंट जाएंगे। या अगर बच्चे आपके यहाँ पे पढ़े हैं और उन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन कर लिया है या मास्टर कर लिया है, उससे नीचे नहीं, कम से कम ग्रेजुएशन या मास्टर, तो फिर उनको B1 पास करने की ज़रूरत नहीं है, बट लाइफ इन यूके उनको भी पास करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें लगाते हुए अप्लाई करोगे आपको यहाँ पे इंडेफिनिट मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। कंट्रोल से इंस्ट्रक्शन फॉर ब्रेक, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम यार भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। यार भी मैंने लास्ट वीक कॉल की थी लेकिन वो मेरा क्वेश्चन था, आई थिंक हाफ आपको समझ आया था, हाफ इंफॉर्मेशन उसकी मिसिंग थी। तो प्लीज मेरा क्वेश्चन छोटा है लेकिन उसकी डिटेल जरा सुन लें 1 मिनट। जी प्लीज। तो सर एक लेडी के बिहाफ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। वो 2016 में एक स्टूडेंट, सितंबर 2016 में उसका 1 साल का वीजा था। फिर उसी वीजे के दौरान ही उसने असाइलम क्लेम कर लिया था। असाइलम उसका एक्सेप्ट हो गया, मतलब वो इलीगल नहीं हुई, तो असाइलम एक्सेप्ट हो गया, 5 साल का वीजा उसको मिल गया। अभी उसका वीजा खत्म हो रहा है 8 महीनों में, 7-8 महीनों में खत्म हो रहा है। और उसकी दो बेटी है और दोनों बेटियां इधर पैदा हुई हैं, दोनों के पास इसका डिपेंडेंट रेफ्यूजी स्टेटस।
और माँ और दोनों बेटियां जिन्हों के पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यूके के ब्लू पासपोर्ट है, और ये भी एक्सपायर हो रहे हैं सेम डे पे जिस दिन ये 5 इयर्स का रिफ्यूजी स्टेटस एक्सपायर हो रहा है। तो सर ये इंडेफिनेट अप्लाई कर लेंगे, लेकिन क्या इंडेफिनेट के फौरन बाद ये बच्चियां जो है दोनों इधर पैदा हुई हैं, दोनों अंडर 5 इयर्स ओल्ड हैं, क्या ये ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होगी स्ट्रेट अवे या नहीं? इनको भी अपनी मदर की तरह 1 साल करना पड़ेगा? ठीक, और सवाल क्या है? अप्लाई करने के लिए और कोई सवाल आपका? हेलो। अच्छा देखिए मेरे भाई, होता ये क्या है कि अगर विद इन यूके बच्चे पैदा हों और जब वन ऑफ द पेरेंट्स को यहाँ पे सेटल स्टेटस मिल जाता है तो फिर बच्चों के पास राइट है कि वो नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर लें, ठीक। लेकिन सम सर्कमस्टांसिस में ऐसा ये सवाल क्रिएट या रेज हो सकता है कि क्या इनके वन ऑफ द पेरेंट्स के पास नेशनलिटी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस केस में नहीं है। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं, एक होता है बाय बुक क्या है और एक बाय प्रैक्टिस क्या है। बाय बुक मुझे पूछते हो तो यस आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने क्योंकि मदर के पास से इंडेफिनिट आ गया, लॉ जी कहता है कि अगर वन ऑफ द पेरेंट्स इज सेटल्ड एंड द चिल्ड्रन आर बोर्न इन द यूके देन दे आर एंटाइटल्ड टू मेक द एप्लीकेशन फॉर द ब्रिटिश पासपोर्ट नेशनलिटी के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए इमीडिएटली आफ्टर द वन ऑफ द पेरेंट्स सेटल्ड। अब दूसरी प्रॉब्लम जो प्रैक्टिकली बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मुझे बताएं कि 1 साल वेट करने से नुकसान क्या होएगा या क्या क्यों इमरजेंसी है कि उनको जल्दी नेशनल पासपोर्ट अप्लाई करना है। अगर तो कोई ख़ास रीज़न नहीं है, कहीं कोई ख़ास मसला नहीं है, तो फिर क्योंकि मदर तो ट्रैवल नहीं कर सकती। अगर मदर नहीं कर सकती तो 5 साल के बच्चे कहाँ करेंगे ट्रैवल? वो कहीं लोगों कहीं जा नहीं सकते और जाना उनको कहीं ज़रूरत भी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस सूरत में बजाय इसके कि लाना करें कि एप्लीकेशन करो और वो फिर उसको डिले करें या क्वेश्चन पूछें, या अगर किसी रीज़न से इवन देयर इज़ अ 1% चांस वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो वाई यू वांट टू वेस्ट द मनी। या तो हो ना कि मदर को मिल सकता है तो बच्चों का ना भी, मेरा तो खैर है कि मदर शायद कहीं ट्रैवल करना हो, तो मेरा नहीं लगता कि इस हालात में बच्चों ने विदाउट द मदर कहीं ट्रैवल करना होगा। और इसलिए ये बेहतर है कि अगर वेट कर लें, 1 साल बाद के अप्लाई कर लें, तो कम से कम हर चीज़ पे किसी किस्म का कोई डाउट या कोई ना रिस्क नहीं होएगा। ये है प्रैक्टिकल एडवाइस। बाय बुक मैंने बोल दिया, लॉ ये कहता है कि अगर वन ऑफ द पेरेंट्स यहाँ पे सेटल्ड है, बच्चे यूके में पैदा हों, तो उनके पास राइट है कि वो अपने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं जो अगर पूछती हो तो मैं शायद आपको एडवाइस करूँगा कि उनको भी अपनी माँ के साथ ही अप्लाई करना चाहिए ताकि किसी किस्म का रिस्क ना हो। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने अभी फोन था आपको थोड़ी देर पहले, वो एक्चुअली मेरा सवाल उसके बारे में था, वीजा के बारे में नहीं था। इंडेफिनेट ऑलरेडी हम बस है, ठीक, हमने नेशनलिटी अप्लाई करनी है ये 22 के अंदर, ओके, फरवरी 2022 में। ठीक, तो ये जो मेरे दोनों क्वेश्चन थे ये अबाउट नेशनलिटी थे, नॉट ओके। डिस्कशन लीव। आपका सवाल क्या मेरा मैडम बोलना प्लीज, कौन सा सवाल था आपका? मेरा था कि वो 3-3 साल के रूट पे फैमिली बेस पे मिली थी डिस्कशन लीव ना, तो इंडेफिनेट अब जो लास्ट हमारा 10 साल पूरे हुए हैं तो इंडेफिनेट जब मिल गया था, ठीक, तो अब हमने नेशनलिटी अप्लाई करनी है क्योंकि 10 साल कंप्लीट हो गए हैं और इंडेफिनेट को भी 1 साल कंप्लीट हो गया है। अब जो नेशनलिटी हमें अप्लाई करनी है वो 22 फरवरी को करनी है कि 22 जनवरी को करनी है, ये हम कंफ्यूज हुए हैं थोड़ा सा ना। ओके, ठीक। और दूसरे वो था कि ये बेनिफिट का और लोन का ना, मैंने आपको जो कहा था कि लोन लिया है तो वो कोई मसला तो नहीं है। नो प्रॉब्लम मेरी बहन, थैंक यू मच, अप्रिशिएट। अगर आपकी नेशनलिटी की बात है तो वो जब आपको इंडेफिनिट मिलता है उससे 1 साल के बाद आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन करोगे। और सेम अगर आप कहते हो कि नेशनलिटी आपको 3-3 साल की बेस पे मिल गई थी और 10 साल पूरे करने हैं, अगेन वो अपने 10 साल पूरे करने के बाद अप्लाई करोगे, क्योंकि इंडेफिनिट की कोई डेडलाइन नहीं होती। आपने शायद कुछ कहा था कि हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है या लीव ख़त्म हो रही है, लिहाजा आपकी फरवरी में कोई लीव ख़त्म नहीं हो रही, आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। आप जनवरी में नहीं, अब फरवरी 22 फरवरी को अप्लाई करोगे। दोनों सूरतों में जो 10 साल वाला मैटर हो तब भी, या अगर आपको इंडेफिनिट मिल गया तो उसके साल कम से कम पूरे साल मुकम्मल होने के बाद अप्लाई करोगे। 28 डेज़ वाली ऑप्शन इसमें नहीं आती। नंबर 2,
अगेन आप बेनिफिट ले रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके लोन लिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एज़ फार एज़ वो नेशनलिटी की ये कंडीशन होती कि आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई काउंटी कोर्ट जजमेंट या आपके ख़िलाफ़ किसी को क्रिमिनल कन्विक्शन ना हो, तो फिर आपको नेशनलिटी अप्लाई करने में किसी किस्म का हर्ज नहीं है। तो लिहाजा आपके पास राइट है, लेकिन डेट जो है वो 22 फरवरी के बाद अप्लाई करना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मुझे अपनी के बारे में थोड़ा आपसे डिस्कस करना है। जी मेरी बहन पूछें, क्या सवाल आपका? जी मेरे हस्बैंड ने के पास यूरोपियन नेशनैलिटी है, तो वो यहाँ पे काम करते थे और उन्होंने मुझे पाकिस्तान से यहाँ पे बुलाया। ठीक। तो अब मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे उन्होंने 2 साल के लिए कार्ड दिया है। ठीक। तो अब जो मेरे हस्बैंड है वो उनका यहाँ काम खत्म हो गया और वो वापस चले गए हैं, बेल्जियम की नेशनैलिटी उनके पास। तो मेरे पास यहाँ का कार्ड है 2 साल का, तो वो मुझे चाहते हैं कि मैं बेल्जियम चली जाऊँ और वहाँ पे आके मैं पेपर के लिए अप्लाई करूँ। तो उसका तरीकाकार है, मैं कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं विजिट वीजे पे जाके वहाँ पेपर अप्लाई कर सकती हूँ? ठीक, राइट। देखें, जो ब्रेग्जिट से पहले लॉ ये था कि जो भी यूरोपियन नेशनल जब यूके में आते थे तो उनकी जो पार्टनर थे या स्पाउस थे वो यहाँ पे आ सकते थे। इसी तरीके से जो ब्रिटिश थे जब वो वापस जाते थे, यूरोप में जाते थे, उनके स्पाउस वहाँ जा सकते थे। आप अपने हस्बैंड के साथ यूके में आई थी एज ए स्पाउस या द डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन नेशनल। अब ब्रेग्जिट हो गया, वो वापस अपने कंट्री में चले गए। तो जो भी अगर आपकी शादी क्योंकि उस टाइम से पहले हुई थी, ब्रेग्जिट से पहले, और आपको वीज़ा मिल गया था, अगर तो जून से पहले आप चले जाती तो मेरे ख्याल वो पहले लॉ में आ जाना था। लेकिन अब चेक करें बेल्जियम में कि लॉ क्या कहता है। नंबर मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अब आपको जो भी वहाँ की रिक्वायरमेंट हैं टू कॉल द डिपेंडेंट या स्पाउस को एज ए डिपेंडेंट, वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरे करते हुए बेल्जियम में जा सकेंगी। अगर आप बोलो कि ऑटोमेटिक आप ट्रैवल कर जाएंगी, वहाँ चले जाएँ या विजिटर चले जाएँ, वो मेरे ख्याल में आइडियल नहीं होएगा। आप अपने हस्बैंड को बोल दें कि वहाँ पे किसी सोल्सिटर को हायर करें, और जो बेल्जियम नेशनल जब किसी फॉरेन को अपने पास बुलाते हैं अपने स्पाउस को, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। देखें, जब यूके में अब कोई ब्रिटिश नेशनल या कोई यूरोपियन नेशनल अपनी वाइफ को बुलाएगा तो उसको तमाम वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेंगी जो ब्रिटिश नेशनल अपने स्पाउस को बुलाने के लिए करता है। नेमली नंबर 1 कि उनकी शादी रजिस्टर है। नंबर 2 जो यहाँ पे बंदा जो अप्लाई कर रहा है उसकी इनकम जो वो 18,600 प्लस है। नंबर 3 उसके पास अकोमोडेशन है। नंबर 4 जो एप्लीकेंट है उसने इंग्लिश पास किया है। इसी तरीके से चेक करें कि जो बेल्जियम में लॉ क्या कहता है कि बेल्जियम नेशनल व्हेन मेकिंग एप्लीकेशन टू कॉल हिज स्पाउस, तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। जो रिक्वायरमेंट पूरी करनी होंगी वो आप पूरे करते हुए बेल्जियम में एज ए स्पाउस या एज ए डिपेंडेंट एप्लीकेशन करोगे ताकि वहाँ चले जाएं। नंबर 2 ये चेक कर लें कि क्या अगर आप विजिटर वहाँ जाते हो तो वो आपको कैसे अंडर मट भी कि वो आपको अंडर द ह्यूमन ग्राउंड्स आपको वीज़ा ग्रांट कर दें और उसके बाद फिर आपको 10 साल में कहीं वहाँ पे की कैटेगरी में डाल दें। यूके में यही है कि अगर बंदा ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आ जाए, उसको अगर वीज़ा मिलेगा तो उसको अंडर द कंपैशनेट या ह्यूमर्स पे वीज़ा मिलेगा और उसको 10 साल की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए बजाय आपको रिस्क लें, पहले बेस्ट ये होता है कि जो वहाँ पे एक्सपर्ट हैं, जब वो सोलिसिटर हैं या वहाँ पे कोई अटॉर्नी हैं, उनसे डिस्कस किया जाए कि मेरी हमारी सिचुएशन है, ये हमारे केस की बैकग्राउंड है और इस बेस पे वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, गुरु साहब जी हेलो जी मैडम। हेलो जी। हाँ जी, मुझे ये पूछना था 20 ईयर के केस पे, हाँ जी, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उनकी एप्लीकेशन कैसे की जाती है, सेम डे सर्विस या पोस्टल सर्विस, और क्या चार्जेस हैं उनके? ठीक। अगर कोई शख्स यूके के अंदर 20 ईयर्स पूरे कर ले, वो पहले लीगल था, स्टूडेंट था, फिर वीज़ा ख़त्म हो गया, इन किसी भी कैपेसिटी में जब वो 20 ईयर्स पूरे करते हुए एप्लीकेशन करता है तो उसको FLRFP करनी पड़ती है और उसके लिए उसको जो मेनली ये प्रूफ करना है कि उसका डे ऑफ इंटर यूके में और जब से वो इंटर हुआ है कभी उसने यूके छोड़ा नहीं है और उसके 20 साल पूरे करते हुए अब वो अपनी एप्लीकेशन करने जा रहा है।
जितनी भी यूके के अंदर एप्लीकेशंस हैं वो मोस्ट लाइकली सारी आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं, और आपकी जो एप्लीकेशन होएगी ये FLRFP होएगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, और इसकी जो फ़ीस बनती है वो डिपेंड करता है, लेकिन NHS को या बाकी को मिला के ये समथिंग अबाउट 2700 से 2800 पाउंड बनेगी बायोमेट्रिक के डाल के, और अगर अपॉइंटमेंट फ्री मिल जाती है आपको तो। नंबर 3 ये है कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपने प्रूव करना कि आप 20 से यहाँ पे हैं, आप लीगली या इलीगली यहाँ पे इंटर हुए थे उसका प्रूफ, और सेकंड आप यहाँ से कभी गए नहीं, और आपको अपना ID कार्ड या आपकी नेशनलिटी कोई ना कोई चीज़ पासपोर्ट वो लाजमी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई वॉलंटियर कोई पेपर हैं कि आपने यहाँ पे कोई एड्रेस आपके नाम पे, किसी दोस्तों ने लेटर दे सकते हैं कि आपको कि आपका गुड कैरेक्टर है, आप यहाँ पे रह रहे हो, वो आपको जानते हैं एज ए फ्रेंड, वो कोई प्रोफेशनल्स हों इवन बेटर, जैसे कोई अकाउंटेंट हो, कोई बैंक मैनेजर, कोई बैरिस्टर, कोई कम्युनिटी के कोई जैसे भी आपका इस्लामिक फेथ जो भी आपका हो, अगर मस्जिद से हैं तो वहाँ के ट्रस्टी, या फिर अगर आप गुरुद्वारा है तो वहाँ के जो प्रधान होते हैं, इसी के से अगर टेंपल है तो जो भी फेथ के लोग दे सकते हैं, या कोई वॉलंटियर के साथ काम किया वो प्रूफ दे दें, या कोई दोस्त आपको साथ उनके बिहार पे दे दें, अगर बच्चे यहाँ पे आपके हैं और उनके साथ जो उनके जो फेलोज़ पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स दे दें। तो इन एनी कैपेसिटी में आपके लिए एज ए गुड कैरेक्टर या आपकी फेवर में कोई लेटर मिल जाए वो सपोर्टिंग हो जाएगा। कोई बिल्स आपके नाम पे हैं, या आप कभी किसी किराएदार रहे थे उसका टेनेंसी एग्रीमेंट है या नहीं है, और वो लेटर दे दे कि हमारे पास ये टेनेंट थे, इनके पास वीज़ा नहीं है लेकिन इसको अब ग्रांट किया जाए, क्योंकि लॉ ये कहता है कि आपने 20 ईयर्स पूरे करते वीज़ा अप्लाई करना है, नंबर 1। नंबर 2 ये साबित करना है कि आप वापस जाके वहाँ पे अपने होम कंट्री में सेटल नहीं हो सकते, और नंबर 3 ये कि ड्यूरिंग योर 20 ईयर्स इन द यूके जो आपने स्टे किया है, आपका जो करैक्टर है या जो आपकी जो टाइज़ हैं, आप इतने इंटीग्रेट हो गए हैं इस कल्चर में, सोसाइटी में, फाइनेंशियली, फिज़िकली कि आप उनको टाइज़ को जो बाउंड्स हैं आपकी, अगर वो जाएंगी तो फिर आपका सोशल जो लाइफस्टाइल है वो अपसेट हो जाएगा। तो उस बेस पे आपको यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जो मेनली ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आता है वो ये कि प्रूव करना कि आप इंटर डेट जो है उसका प्रूफ, और सेकंड आपके पास कम से कम ID, वो आपका पासपोर्ट या होना चाहिए, आपकी नेशनलिटी की जो ID कार्ड है आपका वो होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एप्लीकेशन कर सकें। फ़ीस मैंने आपको बता दी, आपके पास राइट है, ख़ुद करना चाहें कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा उसमें नहीं कंफर्टेबल तो किसी सोलिसिटर के पास चले जाएँ। और थर्ड ये था कि सेम डे यस जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो फाइनल पेमेंट आप जब NHS की जिसको IHS कहते हैं, इमिग्रेशन हेल्थ सर्च चार्ज, वो पे कर लोगे तो फिर शो होता है कि क्या आपको प्रायोरिटी बेसिस अवेलेबल है या नहीं है। अगर होएगी तो यस आप कर सकते हैं, अगर नहीं होगी तो फिर आपको स्टैंडर्ड पे करना पड़ेगा। अगर तो स्टैंडर्ड हुई फ़ीस तो आपकी 2700 पाउंड बनती है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर आपने प्रायोरिटी में मिल गई आपको ऑप्शन तो फिर वो आपको 800 पाउंड एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। दैट्स आई थिंक टोटल फ़ीस प्लस जो भी सोलिसिटर की फ़ीस होगी वो डिपेंड करता कि उनकी कितनी फ़ीस है, उसके मुताबिक आप पे करोगे। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं कंट्रोल से क्लियर इंस्ट्रक्शन द टाइम। जिन लोगों ने हमें कॉल किया सर उनका शुक्रिया। नेक्स्ट ट्यूसडे सेम टाइम मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।